वेलकम। पतली फिल्मों के द्वारा व्यतिकरण प्रारूप का हमने अध्ययन किया। व्यतिकरण प्रारूप में कैसे परावर्तित और पारगमित किरणों की ऊर्जाएं वितरित होती है, और हमने ये देखा कि परावर्तित किरणों में जो प्रथम दो किरणें हैं वह स्पष्ट व्यतिकरण प्रारूप प्रदान करती हैं, जबकि पारगमित जो हैं उनसे प्राप्त व्यतिकरण प्रारूप जो है वो इतना स्पष्ट नहीं होता। तो परावर्तित किरणों से व्यतिकरण प्रारूप को समझने के लिए हम P1R1 व P2R2 जो किरणें हैं उनके मध्य पथांतर ज्ञात करना चाहते हैं। P1R1 और P2R2 किरणें एक बार डायग्राम से दोबारा देखते हैं। ये देखिए, ये परावर्तित किरण P1R1 और ये परावर्तित किरण P2R2 है। तो P1 से जो किरण पारगमित होती है और दूसरी सतह से परावर्तित होकर आती है, तो यह इन दोनों किरणों के मध्य जो है इस पथांतर का मान हमें ज्ञात करना है कि दोनों किरणों के मध्य कितना पथांतर उत्पन्न हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि P2 से P1R1 पर एक लंब खींचेंगे और ये मानेंगे कि यह बिंदु और यह बिंदु मीन्स P2 जो हैं वह ये बिंदु A और ये बिंदु P2, ये जो बिंदु है परावर्तित तरंगों के लिए ये समान कला में है। तो P1A1 दूरी और P1C1 P2 जो दूरी है, जो किस माध्यम में, अपवर्तनांक म्यू के माध्यम में, उन दोनों के मध्य जो अंतर है पथ का वह इन दोनों किरणों के मध्य क्या हो जाएगा, पथांतर। और यहाँ हम पथांतर की संपोषी और विनाशी व्यतिकरण की शर्त को डिफाइन करेंगे। तो देखिए, C1 से P1 P2 जो परावर्तक बिंदु है उन बिंदुओं पर हम इससे इस पे लंब खींचते हैं। यहाँ चूंकि यह आपतित किरण के लिए यह अपवर्तन कोण है R, इसीलिए यह एकांतर कोण हो गया, तो ये कोण भी कितना हो गया, R। तो इस कोण के लिए cos ऑफ R इस ट्राइंगल में P1 एंड C1 में cos ऑफ जो R है दैट इज C1 n अपॉन P1 C1, then P1 C1 is C1 n upon cos of R, and C1 n is the thickness of this thin layer। तो इसको हम T से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन P1 C1 इज इक्वल टू T बाई cos R। और ऐसे ही हम प्रूव कर सकते हैं कि C1 P2 को हम इस राइट साइड वाले ट्राइंगल से प्रूफ कर सकते हैं कि दिस विल बी सेम एंड इट विल आल्सो T by cos R। देन नाउ अब हम ट्राइंगल चूज कर रहे हैं P1A P2। ये देखिए P1A P2 ये जो ट्राइंगल है इसे हम चूज कर रहे हैं। तो इस ट्राइंगल में हम ये जो P1 P2 जो डिस्टेंस है इसको हम ज्ञात करते हैं, और P1 P2 डिस्टेंस को ज्ञात करने के लिए हम इस ट्राइंगल में यहाँ लेते हैं tan ऑफ R। तो देन tan ऑफ R इज इक्वल टू P1n अपॉन C1n। then P1n is equal to C1n into tan of R। now C1n is T, then P1n is T tan R, and P1 P2 is 2 times of P1n, then P1 P2 is 2T tan R। now we have the value of P1 P2 that is 2T tan R। now the sine of I in this triangle,
ये जो ट्राइंगल है P1A P2, इसमें ये जो एंगल है दैट इज आई, इंसिडेंट एंगल के इक्वल होगा, हम ये ज्योमेट्री से प्रूफ कर सकते हैं। देन साइन ऑफ आई इज इक्वल टू P1A बाई P1 P2 एंड P1A इज इक्वल टू P1 P2 साइन आई, और P1A की वैल्यू P1 P2 की जो वैल्यू है वो हम फाइंड कर चुके हैं 2t ऑफ 10r। देन P1A इज 2t 10r into sin I. Now what is the path difference between these two waves? तो यहाँ पर देखिए जो पहली वेव है वो है P1A in air and P1C1 in मीडियम म्यू। तो मीडियम म्यू में ये है, तो ये इसका एक्चुअल जो पाथ होगा, हम जानते हैं कि अगर कोई मीडियम डेंसर हो, जैसे ये वेव है जो एयर में ट्रेवल कर रही है और यहाँ कोई डेंसर मीडियम आ गया, तो इस डेंसर मीडियम में इसका जो पाथ होगा वो एयर में अगर ये ट्रेवल करती तो म्यू टाइम्स ज़्यादा ट्रेवल करती है। ठीक है, तो देन व्हाट इज द P1C P2 is mu times of distance P1 C1 and C1 P2। देन यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू को पुट किया जो हमने फाइंड किया, एंड माइनस P1A। देन आफ्टर सॉल्विंग दिस टर्म वी विल फाइंड 2 mu t cos r common, then the remaining term is 1 minus sin r sin I by mu। Now we know the value of mu is sin I by sin r, and we put the value of mu and we find 2 mu t cos r 1 minus sin square r, 1 minus sin square is cos square r, then cos r 2 cos square r square cancel, and the remaining term is the path difference is 2 mu t cos r। Now स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ जो है वो ये कहता है कि अगर कोई वेव किसी सघन माध्यम से परावर्तित होती है तो इस वेव की जो फेज है वह जस्ट अपोजिट 180 चेंज हो जाती है। ठीक है, यानी कि ये जो वेव गई, ये इसकी फेज जो है वो 180 चेंज हो जाएगी। और अगर यह कोई रेयर मीडियम होता तो इस रेयर मीडियम में इसकी जो फेज है वह चेंज नहीं होती, वो सेम फेज से ये क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो यहाँ फेज में कितना चेंज आया, 180 डिग्री का, मीन्स पाई का डिफरेंस एक्स्ट्रा आ जाएगा। और 180 डिफरेंस जो है दैट डिफरेंस इज इन द फेज, तो जो पाथ में जो डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेमडा बाई 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस दैट इज पाई, देन पाई टू पाई कैंसिल, जो पाथ डिफरेंस है वो लेमडा बाई 2 का एक्स्ट्रा आ जाएगा। अब देखिए यहाँ कौन सी वेव डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हुई है वो हमें देखना है। देखिए यहाँ जो वेव है SP1, ये मीडियम डेंसर है, ये इस डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो जाएगी और यहाँ ये रिफ्लेक्ट होकर P1R1 हमें प्राप्त होगी। नेक्स्ट यहाँ देखिए ये जो वेव इसमें से ट्रांसमिट हो गई, अब यहाँ म्यू है और यहाँ एयर है मीडियम, तो ये जो मीडियम हो गया ये डेंसर टू रेयर है, तो इसलिए ये हो गया रेयर मीडियम। तो रेयर मीडियम से ये रिफ्लेक्ट होगी तो इसकी जो फेज है वो पाई का डिफरेंस उसमें नहीं आएगा, तो मीन्स ये जो रिफ्लेक्ट होगी उसी फेज में ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और अब ये इसको ट्रांसमिट कर गई, तो इट्स मीन ये हुआ कि P1R1 जो वेव है वह डेंस एक सघन माध्यम से परावर्तित होने के कारण एक एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 2 या फेज डिफरेंस पाई का ले लेगी। तो एक्चुअल जो पाथ डिफरेंस है दैट विल बी दिस डेल्टा 1 और प्लस और माइनस, क्योंकि हम जानते हैं कि 180 फेज है, वो चाहे आप प्लस में लिख दीजिए या माइनस में लिख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक्चुअल जो पाथ डिफरेंस है वो डेल्टा 1 और प्लस माइनस लेमडा बाई 2। देन व्हाट इज द पाथ डिफरेंस इज 2 mu t cos r माइनस लेमडा बाई 2,
हमें यहाँ प्राप्त होता है। अब देखिए बात करते हैं कि अगर परावर्तित तरंगें समपोषी व्यतिकरण बनाती हैं तो जो टोटल पाथ डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, एन लेमडा। तो जो पाथ डिफरेंस है 2 म्यू टी कोस आर माइनस लेमडा बाई 2 दैट इज इक्वल टू एन लेमडा समपोषी व्यतिकरण के लिए। एंड द 2 म्यू टी कोस आर इज इक्वल टू, ये लेमडा बाई 2 की टर्म को हमने एक साथ इधर लिख दिया लेमडा में, तो देन दिस इज 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2। तो यहाँ हमें दीप्त जो फ्रिंज मिलेगी, ब्राइट जो फ्रिंज मिलेगी, उसके लिए ये कंडीशन हो गई। तो अगर हम बात करें विनाशी व्यतिकरण की, तो विनाशी व्यतिकरण के लिए हम जानते हैं कि जो पाथ डिफरेंस होता है दैट इज 2n प्लस और माइनस 1 लेमडा बाई 2 का होता है। तो द टोटल पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2। हम प्लस भी ले सकते हैं, माइनस भी ले सकते हैं। देन लेमडा बाई 2 की टर्म राइट साइड में आके और ये रह जाएगा अपने पास में एन लेमडा। तो देखिए 2 म्यू टी कोस आर इज इक्वल टू एन लेमडा जो है वह अदीप्त विनाशी व्यतिकरण की शर्त है। यहाँ एन लेमडा नहीं, एक्चुअल ये स्थिति है, ये माइनस लेमडा बाई 2 तो पाथ डिफरेंस में सघन माध्यम से परावर्तन के कारण आया है। नेक्स्ट, क्या यह अदीप्त फ्रिंज पूर्णतः अदीप्त होगी? नहीं, पूर्णतः अदीप्त नहीं होगी, क्योंकि P1 R1 और P2 R2 का आयाम बिल्कुल सेम नहीं होता। ये P1 R1 का आयाम के कंपेयर में P2 R2 का आयाम कितना होता है, 96% होता है। तो इसलिए पूर्णतः अदीप्त नहीं होगी। हाँ, अच्छा उनमें विपर्यास कॉन्ट्रास्ट जरूर होगा। इसी प्रकार देखिए कि जो पारगमित किरणें हैं, पारगमित तरंगे हैं, उनमें पथांतर ज्ञात करने के लिए हम पारगमित ये हो गई, यहाँ से ये अपवर्तित हुई माध्यम में और यहाँ से ये पारगमित हुई, और यहाँ से जो परावर्तित है वह पुनः परावर्तित होकर यहाँ से पारगमित हुई। तो ये जो हैं C1 T1 C2 T2, इनके मध्य हम पथांतर ज्ञात करना चाहते हैं और इनके लिए हम व्यतिकरण की शर्त प्राप्त करना चाहते हैं। सेम आप डायग्राम से इसी बात को पुनः बता सकते हैं कि C1 P2 C2 जो है दैट विल बी क्या होगा, म्यू टाइम्स ऑफ C1 P2 प्लस P2 C2, सेम कंडीशन। और माइनस देखिए यहाँ C1 B जो डिस्टेंस है वो क्या है, इसके लिए हमें पुनः डायग्राम को देखना होगा। तो ये देखिए यहाँ C1 T1 जो है पहली पारगमित तरंग है और C2 T2 दूसरी पारगमित तरंग है। तो यहाँ हम C2 से C1 T1 पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जो कहाँ पे क्रॉस करता है, B पे। तो ये देखिए C1 B जो डिस्टेंस है वो वेव द्वारा एयर में ट्रेवल है, और C2 तक जब ये वेव पहुंचती है उससे पहले C1 P2 और P2 C2 डिस्टेंस है वो किस में, मीडियम म्यू में ये चलती है। तो इसलिए म्यू मीडियम में इसका पद C1 P2 प्लस P2 C2 और माइनस एयर में इसका पथ C1 B। तो इस C1 B की वैल्यू हम सेम उसी स्थिति इसी प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए हम अगर इन दोनों के मध्य पथांतर ज्ञात करना चाहें तो उसी की तरह पहले वाले टॉपिक की तरह हम इसका मान, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, एंड दैट इज म्यू टू म्यू टी कोस आर। अब देखिए हम बात करना चाहें कि मीडियम, सघन या विरल किस से परावर्तित हुई है, तो पुनः यहाँ आइए, यहाँ से ये जो वेव आती है इस माध्यम में जो ट्रेवल कर रही है, ये इससे पारगमित हो गई। यहाँ से जब ये पारगमित हुई तो यह डेंसर टू रेयर में आई है, तो ये तो पारगमित हो गई, तो इसमें तो स्टोक के नियम की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ से परावर्तित जो तरंग है, देखिए ये कहाँ से परावर्तित हुई, ये डेंसर से रेयर के मीडियम में है ना, तो हम ये कहेंगे कि ये विरल माध्यम से परावर्तित हुई, तो कोई फेज डिफरेंस नहीं। और पुनः ये डेंसर टू एयर की तरफ जाती हुई वापस परावर्तित हुई है, तो अभी भी ये रेयर मीडियम से हुई है, तो कोई फेज डिफरेंस नहीं, और यहाँ से ये ट्रांसमिट हो गई। ओवरऑल ये कहेंगे कि यहाँ पर कोई भी लेमडा बाई 2 का पाथ डिफरेंस या पाई का फेज डिफरेंस नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि तरंगे हैं वो विरल माध्यम से ही परावर्तित होती है। तो जो टोटल पाथ डिफरेंस है वो क्या रह जाएगा, 2 म्यू टी कोस आर रह जाएगा। और परावर्तित वाली में क्या हुआ था, 2 म्यू टी कोस आर में लेमडा बाई 2 का पाथ डिफरेंस एक्स्ट्रा आया था। तो इट्स मीन वहाँ जब लेमडा बाई 2 की स्थिति बन रही है एक्स्ट्रा, तो यहाँ वो नहीं होगी। ठीक है, तो अगर हम संपोषी व्यतिकरण की बात करेंगे तो देन 2 म्यू टी कोस आर इज इक्वल टू एन लेमडा डायरेक्ट,
एंड 2 म्यू टी कोस आर टोटल पाथ डिफरेंस इज लेमडा बाई 2 का कौन गुणज, तो वो क्या होगा, विनाशी व्यतिकरण होगा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि यहाँ आयाम में बहुत अधिक डिफरेंस होता है, इसलिए ये जो पारगमित को जो व्यतिकरण प्रारूप होगा उसमें विनाशी जो होगा वो बहुत ज़्यादा क्या नहीं होगा, अदीप्त नहीं होगा, उसमें ब्राइटनेस ठीक होगी कंपेरेटिवली परावर्तित के। ठीक है, अब देखिए बात आती है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री पूरकता क्या है। यहाँ देखो, जब परावर्तित किरणों के लिए जो कंडीशन 2 म्यू टी कोस आर माइनस लेमडा बाई 2 इज इक्वल टू एन लेमडा था, तब वहाँ क्या हो रहा था, संपोषी व्यतिकरण बन रहा था। और पारगमित के लिए 2 म्यू टी कोस आर इज इक्वल टू एन लेमडा है, तब वहाँ क्या हो रहा है, संपोषी व्यतिकरण बन रहा है। तो मीन्स माइनस लेमडा बाई 2 का एक अतिरिक्त दोनों के मध्य पाथ डिफरेंस रहेगा। तो इसका मतलब यहाँ जब संपोषी बन रहा है तो यहाँ ये शर्त का पालन नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ लेमडा बाई 2 की टर्म एक्स्ट्रा नहीं है, तो यहाँ क्या बनेगा, विनाशी। तो जब परावर्तित तरंगें जिस पाथ डिफरेंस के लिए संपोषी व्यतिकरण बना रही हैं, पारगमित उसी के लिए क्या बना रही हैं, विनाशी बना रही है। तो यह एक क्या हो गई, पूरकता हो गई, यानी कि यह ऊर्जा संरक्षण को बताता है। नेक्स्ट, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, यदि देखिए फिल्म की मोटाई टी अल्प हो, अगर फिल्म की मोटाई टी अल्प हो, इसका मतलब टी है दैट इज ऑलमोस्ट ज़ीरो, देन 2 म्यू टी कोस आर जो टर्म है उसमें टी ज़ीरो हो गया, तो टी बहुत छोटी क्वांटिटी मल्टीपल करके इन सबको भी क्या कर देगी, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कर देगी। तो इसका अभिप्राय यह हो गया कि हमेशा 2 म्यू टी कोस आर का पद नगण्य होगा और परावर्तित किरणों में पथांतर कितना होगा, लेमडा बाई 2 का रहेगा ही रहेगा। तो ऐसी स्थिति में परावर्तित किरणें हमेशा क्या बनाएंगी, विनाशी व्यतिकरण बनाएंगी, अदीप्त प्रारूप हमेशा बनाए रखेंगी। ठीक है, तो यह एक प्रकार का, एक बहुत पतली अगर लेयर हो तो उससे परावर्तित किरणें हमेशा विनाशी व्यतिकरण बनाती है। तो यह जो होता है, यह एक अपरावर्ती पृष्ठ बनता है, जैसे गाड़ियों के शीशों पर एक पतली परत चढ़ा देने पर उसमें हम बाहर से कोई व्यक्ति देखने वाला अंदर नहीं देख पाता है। तो यह इसका एक उपयोग है। नेक्स्ट, अगर इसी फिल्म की मोटाई बहुत अधिक हो, अगर इस फिल्म की मोटाई बहुत अधिक हो तो 2 म्यू टी कोस आर टर्म बहुत क्या होगी, बड़ी, तो लेमडा बाई 2 की टर्म क्या हो जाएगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी। तो उस स्थिति में जो भी कंडीशन होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, को आर पे। ठीक है, तो आपतन कोण जो होगा, अब आर जो है रिफ्रैक्टिंग एंगल, वो इंसिडेंट एंगल आई पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि दीप्त व अदीप्त फ्रिंजें बहुत पास पास बनेंगी और परिणाम ये रहेगा, परावर्तित और पारगमित प्रकाश में एक समान तीव्रताएं बनी रहेंगी। नेक्स्ट, हेडिंगर फ्रिंजें। ये हेडिंगर फ्रिंजें हैं, ये क्या होती है, देखिए यदि किसी पतली पारदर्शी फिल्म पर एक प्रकाश से आपतित किरणें समान आपतन कोण पर आपतित हो तो उनका बिंदु पद क्या होता है, वर्ताकार होता है, और यह क्या कहलाती है, हेडिंगर फ्रिंजें कहलाती है। हेडिंगर फ्रिंजें होती है वो अनंत पे बनती है, इसलिए इनको देखने के लिए टेलीस्कोप का यूज किया जाता है। और हेडिंगर फ्रिंजों का एग्जाम्पल है माइकलसन व्यतिकरण मापी। माइकलसन व्यतिकरण मापी में जो फ्रिंजें प्राप्त होंगी वो क्या होती है, हेडिंगर फ्रिंजें होती है। नेक्स्ट, पतली फिल्मों में रंगों का दिखना। अगर मान लीजिए हम श्वेत प्रकाश का स्रोत काम में लें तो हम ये देखेंगे कि अलग अलग तरंग दैर्ध्य के लिए हाँ अलग अलग आपतन कोण के कारण अपवर्तन कोण भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इसलिए ऐसा होगा कि ये किरणें क्या होंगी कि अलग अलग संपोषी प्रारूप बनाएंगी। तो इसलिए ओवरऑल क्या होगा कि हमें जो व्यतिकरण प्रारूप है परावर्तित किरणों में या पारगमित में, दोनों में, तो स्पष्ट प्रारूप परावर्तित में ना, तो हमें जो व्यतिकरण प्रारूप होगा उसमें क्या होगा कि सब कलर की जो ब्राइटनेस होगी ना या संपोषी व्यतिकरण होगी वो एक स्थान पर न होके अलग अलग बंट जाएगा। इसीलिए हमें उनमें क्या दिखाई देंगे, कलर्स दिखाई देंगे, जैसे साबुन के बुलबुले में रंगों का दिखना श्वेत प्रकाश के कारण, या फिर पानी की सतह पर अगर तेल की कोई लेयर बनी हुई है तो उसमें हमें कलर का दिखाई देना। ये सब पतली फिल्मों में अलग अलग लेमडा
यानी अलग अलग तरंगदैर्ध्य प्रकाश के कारण अलग अलग उनका अपवर्तन कोण आर भी क्या होगा, अलग अलग। तो इसलिए पथांतर की जो शर्त होगी वो क्या होगी, अलग अलग स्थितियों पर बनेंगी, बहुत निकट। तो इसलिए वो हमें अलग अलग कलर दिखाई देंगे। तो ये पतली फिल्मों के कारण व्यतिकरण प्रारूप को हमने समझा।